Good morning students, this is me Archana. So today we will start our new chapter from history, that is third chapter, the Delhi Sultans. Okay, so in chapter 2 we saw that regions like Kaveri Delta became the center of large kingdoms. So did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? अभी हमने जितने भी देखे थे तो सबके कैपिटल सिटीज़ थे लेकिन दिल्ली का नहीं था, क्योंकि दिल्ली जो है इम्पॉर्टेंट सिटी कब बना, 12th सेंचुरी में। तो हम लोग टेबल 1 में अगर देखें तो दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमारा राजपूत। जो तोमारा राजपूत थे उनके अंडर में दिल्ली जो है कैपिटल बना, जो डिफीट हो गए थे 12th सेंचुरी के मिडिल में चौहान्स के द्वारा, ठीक है, ऑफ अजमेर। जो अजमेर में चौहान्स थे उनके द्वारा डिफीट हो गया था, इसलिए दिल्ली जो है किंगडम बना। तो ये तोमाराज और चौहान्स के बीच में एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर था दिल्ली। मैनी रिच जैन मर्चेंट्स जो थे ना वो वहाँ पे रहते थे एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। कॉइन्स मिंटेड हियर कॉल्ड दिल्ली वॉल हैड अ वाइड सर्कुलेशन। और यहाँ पे जो कॉइन्स बने थे उन्हें क्या नाम दिया गया था, दिल्ली वॉल, और वो एक वाइड सर्कुलेशन में था। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है दिल्ली का इन कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन था दिल्ली का वो 12th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी के बीच में बहुत ज़्यादा हुआ। तो अगर हम टेबल 1 में अगर देखते हैं तो 5 डायनेस्टीज़ हमें मिलेगी एक साथ, जो कि दिल्ली सल्तनत है, ठीक है। तो दिल्ली सुल्तान जो है बिल्ट मैनी सिटीज़ इन दैट एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली। तो उस जो दिल्ली सुल्तान है उस एरिया में बहुत सारे सिटीज़ को भी बनाते हैं, डेवलप करते हैं, जो अभी दिल्ली के रूप में हैं। तो लुक एट द मैप एंड लोकेट दिल्ली आई कोना शीरी एंड जहाँपना, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो शीरी, जापना, दिल्ली आयकुना, ठीक है। सो यहाँ पे रूलर्स के नेम दिए हुए हैं। रूलर्स के नेम है राजपूत डायनेस्टी में थे तोमारा राजपूत, अनंगपाला, चौहान्स, पृथ्वीराज, जो कि ईयर्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि कब से कब तक वो रूल करते हैं। फिर अर्ली टर्किश रूलर्स के बारे में हम लोग देखें तो फिर वो 1206 से 1290 में कुतुबुद्दीन ऐबक है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश है, रज़िया है, गियासुद्दीन बलबन है। खलजी डायनेस्टी में आपके जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी। तुगलक डायनेस्टी में गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सैयद डायनेस्टी में खिज़र खान और बहलूल लोधी है, ठीक है, लोधी डायनेस्टी में। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो हमें उस समय के जो है दिल्ली में जो रूल करते थे जो किंग्स, उनके बारे में पता चलता है कि राजपूत डायनेस्टी में कौन थे, टर्किश रूलर्स में कौन थे। और ये है इल्तुतमिश टॉम्ब। टॉम्ब मींस मकबरा जो होता है ना, कि जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, जैसे किंग है, क्वीन है, या जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन है उनको ज़मीन के अंदर बरी किया जाता है और उसके ऊपर जो है एक प्लेस यूजुअली स्टोन से बिल्ट किया जाता है, ठीक है, मकबरा जिसको बोलते हैं। फिर ये है अलाई दरवाज़ा। तो ये सारे पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, फिगर 1 में हम लोग देखेंगे कि 4 स्टेजेस हैं मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट बनाने में सबसे पहला था प्रिपेयरिंग द पेपर, राइटिंग द टेक्स्ट, मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस एंड प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे प्रोसेसेस, ये जो 4 प्रोसेसेस है वो एज अ पिक्चर शो किए गए हैं। तो हम जानते हैं जैसा कि ऑल्दो inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories, Tariq, Twarik, written in Persian, the languages of administration under the Delhi Sultans। तो inscriptions जो है या फिर जो कॉइन्स या आर्किटेक्चर है वो हमें पहले के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते थे हिस्ट्री के बारे में, चाहे वो पर्शियन लैंग्वेज में हो चाहे किसी और लैंग्वेज में। और जो है दिल्ली सुल्तान में एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में भी वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। तो जो ऑथर्स थे तारिक के, वो लर्न्ड मैन थे, जो कि सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स, कोर्टियर्स विद बोथ
recounted events and advised rulers of governance, emphasizing the importance of just rule. ठीक है, तो जो ऑथर्स थे त्वारिक के वो लर्नड मैन थे, जैसे कि सेक्रेटरीज हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गया, पोएट्स, कोर्टियर्स, हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स. ठीक है, अब यहाँ पे सर्कल ऑफ जस्टिस में अगर हम देखें तो फ़ख्र आई मुदब्बिर रोट इन द 13th सेंचुरी कि वो क्या लिखते हैं फ़ख्र आई मुदब्बिर कि एक किंग जो है बिना सोल्जर्स के सरवाइव नहीं कर सकता, सोल्जर्स जो है सैलरी के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, और सैलरी कहाँ से आती है, जो रिवेन्यू जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है पीजेंट से, फार्मर से. लेकिन जो पीजेंट्स और फार्मर्स है वो रिवेन्यू या टैक्स कब पे करेंगे, जब वो प्रॉस्परस होंगे, यानी कि वेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे. तभी तो, जब उनके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो वो रिवेन्यू कहाँ से पे करेंगे. तो इसलिए दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस. तो ये सारी चीज़ें कब होती है, जब एक किंग जो है अपने राज्य को अच्छे से चलाता है, जस्टिस प्रमोट करता है और ऑनेस्टली गवर्नमेंट को चलाता है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इस पैराग्राफ में देखते हैं कि द ऑथर्स ऑफ जो त्वारिक थे लिव्ड इन सिटीज़ मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस. जो राइटर्स थे, जो इंस्क्रिप्शंस के ऑथर्स थे, वो लोग कहाँ रहते थे, मेनली दिल्ली में, और बहुत कम विलेजेस यानी गांव में रहते थे. दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स. तो वो अपनी हिस्ट्रीज़ भी लिखते थे सुल्तान्स के लिए ताकि उन्हें रिच रिवॉर्ड्स मिले, मीन्स उन्हें कुछ प्राइज़ मिले, इसलिए वो हिस्ट्रीज़ जो है अपने किंग्स की लिखते थे. दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस. देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी. और वो जो है ऑथर्स जो है किंग को एडवाइस देते थे, रूलर्स को एडवाइस देते थे कि एक आइडियल सोशल ऑर्डर तैयार किया जाए कि सारे लोगों को बर्थ राइट या जेंडर डिस्टिंक्शन होता है जो कि एवरीबडी शेयर नहीं कर सकती. जैसे अगर इसका मतलब है कि जैसे अगर कोई राजा है तो उसका बेटा ही राज करेगा, राजा के बाद कोई और नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी कैपेबल हो, है ना. तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता था, यानी लड़कियां जो है अगर किंग की डॉटर है तो वो रूल नहीं कर सकती है, सिर्फ सन रूल कर सकता है ना. तो ये सारी चीज़ें वो लोग सजेस्ट करते थे. तो 1236 में जो सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर है रज़िया, वो सुल्तान बनती है यानी कि किंग बनती है. तो उस समय के जो क्रॉनिकलर है यानी जो राइटर है, जो ऑथर है, जैसे कि मिनाज-ए-सिराज, वो ये रिकग्नाइज करते हैं कि उन रज़िया जो है मोर एबल है और क्वालिफाइड है अपने सारे भाइयों से. बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर. लेकिन वो कम्फर्टेबल नहीं थे, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जो रज़िया है वो एज अ क्वीन रूल करे राज्य पे, क्योंकि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते थे. नॉर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली. शी वॉज रिमूव्ड फॉर द थ्रोन इन 1240. तो वहाँ के जो और भी लोग थे, जो मिनिस्टर्स वगैरह थे, नोबल्स थे, वो लोग भी हैप्पी नहीं थे ये इस अटेम्प्ट से कि रज़िया जो है एक गर्ल जो है वो क्वीन बने, इसलिए और इंडिपेंडेंटली रूल करे. इसलिए उसे जो उसका पोजीशन है किंग या क्वीन का, वहाँ से 1240 में हटा दिया गया, मतलब 4 साल बाद ही. ठीक है, तो व्हाट मिनाज-ए-सिराज थॉट अबाउट रज़िया. अब मिनाज-ए-सिराज सोचते क्या थे रज़िया के बारे में कि जो रूल है किंग का, क्वीन का रूल है, वो सोशल ऑर्डर के ख़िलाफ़ है. मतलब यहाँ पे जो उन्होंने सोशल ऑर्डर बनाया था कि जो राजा है सिर्फ उनके बेटे ही राज कर सकते हैं, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी था कि सिर्फ बॉयज़ ही राजा बन सकते हैं और कोई किंग मतलब क्वीन नहीं बन सकती है. तो ये इसके ख़िलाफ़ है, इसीलिए हमेशा जो है वुमेंस को सबऑर्डिनेट करना चाहिए मेन को. तो इसलिए वो बोलते हैं कि भगवान के रजिस्टर में, गॉड की क्रिएशन में जो है उनका अकाउंट जो है, लेडीज़ का अकाउंट जो है वो नहीं आता है, इसीलिए उन्हें
क्वीन नहीं बनाया जा सकता, चाहे वो कितनी भी एक्सेलेंट क्वालिटीज़ उनके में हो, है ना। तो ये सारे फालतू के क्या बोलते हैं ऑब्जेक्शंस दे के रज़िया को वहाँ से निकाल दिया गया रानी बनने से। तो ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स रज़िया मेंशन दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी of the Kakatiya dynasty of Warangal, part of modern Andhra Pradesh. Rudrama Devi changed her name on her inscriptions and pretended she was a man. तो यहाँ पे रज़िया जो है एक इंस्क्रिप्शंस जो स्टोन के ऊपर लिखते थे ना अपनी स्टोरी, तो रज़िया जो है वहाँ मेंशन करती थी कि मैं बेटी थी सुल्तान इल्तुतमिश की और मैं रुद्रमा देवी के जैसे ही रूल करना चाहती थी, है ना, लेकिन मुझे रूल नहीं करने दिया गया। जो रुद्रमा देवी है वो 1262 से 1289 तक रूल करती है, जो कि काकातिया डायनेस्टी में था वारंगल में, जो कि अभी आंध्र प्रदेश का एक पार्ट है। तो रुद्रमा देवी जो है अपना नाम चेंज करके रूल करती है वहाँ पे, और ये वो प्रिटेंड करती कि वो एक आदमी है। और एक और क्वीन थी दीरा, जो कि कश्मीर में रूल करती है, और उनका टाइटल इतना इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये जो टाइटल है उनको दीदी से या एल्डर सिस्टर जो होती है ना उनसे मिला था, और ये एक अफेक्शनेट टर्म था जो लव्ड रूलर को मिला था उनके सब्जेक्ट्स के लिए। तो आप क्या मिनाजा सिराज के जो एक्सप्रेशंस है, जो थॉट्स है एक लेडीज़ के बारे में, उसे क्या आप बता सकते हो, अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो? ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद बर्थ राइट क्या होता है? प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन, प्रिविलेजेस मीन्स राइट टू स्पेशल राइट या एडवांटेज, कि जैसे आप राजा के बेटे हो इसलिए आप राजा बन सकते हो, है ना, तो ये प्रिविलेजेस होता है। स्पेशल राइट और एडवांटेज दैट ओनली वन पर्सन और ग्रुप हैज़। तो क्लेम्ड एन अकाउंट ऑफ बर्थ, फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलीव्ड that nobles inherited their rights to govern because they were born in certain families। तो जो पीपल है, जो लोग हैं, वो ये बिलीव करते थे कि अगर वो राजा की फैमिली में पैदा हुआ है तो वही राजा बन सकता है, बाकी कोई नहीं बन सकता। यही बर्थ राइट था। और जेंडर डिस्टिंक्शंस में क्या होता था? जो सोशल और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस थे बिटवीन वुमेन एंड मैन, यूजुअली दीज डिफरेंसेस आर यूज्ड टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू वुमेन। तो ये जो सोशल डिस्टिंक्शंस होते थे, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते थे, वो ये शो करते थे कि जो मैन है वो वुमेन से ज़्यादा सुपीरियर होते हैं करके, ठीक है। इस चैप्टर में बेटा सारा कुछ वही बताया गया है दिल्ली सुल्तान के बारे में कि वो कैसे रूल करते हैं, क्या करते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं हिंटरलैंड, द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी, द लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाइड विद गुड्स एंड सर्विसेज। हिंटरलैंड का मतलब होता है एक लैंड दूसरे लैंड से सटा हुआ ताकि वो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर सके दूसरे को। और गैरिसन टाउन क्या होता है? अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, यानी कि टू मेक अ प्लेस स्ट्रॉन्गर एंड रीलोकेट फॉर एन अटैक, रेडी फॉर एन अटैक। एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट मीन्स किला विला अपना अच्छे से तैयार करना, बंद कर देना, वॉर जैसे कि वॉर वगैरह होता है ना, तो उसके लिए अपनी आर्मीज़ को तैयार करना। गैरिसन टाउन मीन्स अपने जो एरिया है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना ताकि जब भी फाइट हो तो आप उसके लिए रेडी रहो और आप फाइट कर सको। तो फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो गैरिसन टाउन मतलब वही होता है सारी फैसिलिटीज़ सोल्जर्स को प्रोवाइड करना ताकि जब भी अटैक हो वो रेडी रहे। तो यहाँ पे देखा गया है कि 13th सेंचुरी में जो है कंट्रोल जो था दिल्ली सुल्तान के पास था। तो अर्ली 12th सेंचुरी में द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स रियली वेंट बियॉन्ड हैवली फोर्टिफाइड टाउन ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल्ड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज एंड वेयर देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट एंड प्लंडर फॉर सप्लाईज।
तो जो सुल्तान थे 13th सेंचुरी में दिल्ली के, तो उनका जो दिल्ली का जो कंट्रोल था वो पूरा उनके बियॉन्ड चले गया था। वो ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए थे क्योंकि जो गैरिसन्स है उनके द्वारा, जो सोल्जर्स है उनके द्वारा जो है वो लैंड पर कब्जा कर लिया गया था। और हिंटरलैंड मीन्स वो एक लैंड सटा हुआ था वहाँ से, जिसके ऊपर जो सुल्तान है वो पूरा डिपेंडेंट थे अपने ट्रेड के लिए, ट्रिब्यूट के लिए, या जो गुड्स उन्हें सप्लाई करना है या स्टोर करना है ना। कंट्रोलिंग garrison town in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. Rebellion, war, even bad weather could snap fragile communication routes. Delhi authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness. The Sultanate barely survived these challenges. Its expansions occurred during the reigns of Ghiyasuddin Balban, Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. तो जो दिल्ली के सुल्तान थे वो बहुत वीक हो चुके थे। जो रिबेलियंस थे वॉर के, वो भी वहाँ पे बहुत एक बैड वेदर क्रिएट कर चुके थे। जो कम्युनिकेशन रूट था वो भी ब्लॉक हो चुका था। तो दिल्ली अथॉरिटी जो है चैलेंज हुई थी। दिल्ली अथॉरिटी जो है चैलेंज हुई थी किसके द्वारा? मंगोल्स के द्वारा, जो कि अफ़गानिस्तान में हैं। और वो वहाँ के जो गवर्नर्स हैं, तो वो लोग सुल्तान के वीकनेस को पहचान गए थे और इस वजह से वो क्या करते हैं, जो एक्सपेंशंस है, जो चैलेंजेस हैं, उन्हें फेस करने पड़ते हैं। और एक्सपेंशंस जो है और जो अपने किंगडम को बढ़ाते हैं ना, तो वो किसके द्वारा हुआ था? गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने किया था। The first set of campaigns along the internal frontier and the Sultanate aimed at consolidating the hinterland of the garrison towns. During these campaigns, forests were cleared in the Ganga-Yamuna doab and hunter-gatherers, pastoralists expelled from their habitat. तो यहाँ से बहुत सारे लोग अपना प्लेस छोड़ के भी जाते हैं। गंगा यमुना में जो है हंटर गैदरर्स जो है अपना प्लेस सर्च करते हैं। और जो लैंड है वहाँ का वो पीसेंट्स को दे दिया गया था ताकि वो एग्रीकल्चरल फार्मिंग को एनकरेज कर सके और एग्रीकल्चर कर सके और अपने ट्रेड रूट को प्रमोट करने के लिए, रीजनल ट्रेड को और अपने ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे कदम जो है उठाए गए थे। ठीक है, तो सेकेंड एक्सपेंशन क्या होता है दिल्ली सल्तनत में कि एक्सटर्नल जो फ्रंटियर है, बाहर का जो एरिया है, लैंड है, उसे भी बढ़ाया गया। मिलिट्री एक्सपीडिशंस, मिलिट्री को भी बढ़ाया गया सदर्न इंडिया में। और अलाउद्दीन खिलजी जो है कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, वो मोहम्मद तुगलक के साथ मिलके हाईएस्ट पॉइंट को पहुंच जाते हैं। सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट, हॉर्सेस एंड स्लेव्स एंड कैरिड अवे प्रीशियस मेटल्स। तो जो सल्तनत के आर्मीज थे वो लोग एलिफेंट, हॉर्सेस और स्लेव्स और जितने भी प्रीशियस मेटल्स हैं उन्हें वहाँ से लेके चले जाते हैं। By the end of Muhammad Tughlaq's reign, 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. They had defeated rival armies and seized cities. अब क्या है, पहले जो दिल्ली सल्तनत थी वो बहुत वीक थी। वो मतलब अपने से जो गैरिसन टाउन है वहाँ के आर्मीज़ लोग क्या करते हैं, सारा कुछ उनका सीज़ कर लेते हैं, मीन्स कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन फिर मोहम्मद तुगलक के साथ मिलके धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत जो है बढ़ते जाती है। तो आफ्टर 150 years, somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large number of the subcontinent. तो उन्होंने किसे डिफ़ीट किया? राइवल आर्मीज़ को डिफ़ीट किया और कुछ सिटीज़ को अपने कब्ज़े में कर लिया। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस्ड, और सल्तनत जो है टैक्सेस कलेक्ट करती है पीजेंट से और उन्हें बांटती है ताकि वो अपने राज्य में जस्टिस ला सके। बट हाउ कम्प्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। लेकिन ये उनके राज्य में
कितना इफ़ेक्टिव था ये हमें पता चलेगा बाद में। तो कुतुब अल इस्लाम जो है मॉस्क जो है minaret built during the last decade of the 12th century. This was the congregational mosque of the first city built by the Delhi Sultans, described in the chronicles as Delhi-i-Konam, the old city. The mosque was enlarged by Iltutmish and Alauddin Khalji. The minar was built by two sultans, Kutubuddin Aibak and Iltutmish. Begumpuri Mosque, built in the reign of Muhammad Tughlaq, was main mosque of Jaffna, the sanctuary of the world. His new capital in Delhi. See map. ये मस्जिद वगैरह बनते हैं। और अगर हम लोग क्लोज़र लुक देखें एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था दिल्ली सल्तनत का अंडर द खलजीज और तुगलक्स के बीच में, तब फिर हमें पता चलता है कि क्या हुआ था। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट सेवरल मॉस्क इन सिटीज़ ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट. These demonstrated their claims to be protectors of Islam and Muslim. Mosque also helped to create the sense of a community of believers who shared a belief system and a code of conduct. It was necessary to reinforce this idea of a community because Muslims came from a variety of backgrounds. तो दिल्ली सल्तनत क्या करती, बहुत सारे मॉस्क यानी जो मुस्लिम के घर होते हैं, मंदिर होते हैं ना, क्या बोलते हैं और उसे मस्जिद बिल्ड करवाती ताकि लोगों में ये विश्वास पैदा हो सके कि हाँ वो भी यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। बहुत सारे मॉस्क बनते हैं, है ना, ताकि वो ये प्रमोट करते हैं कि जो इस्लाम और मुस्लिम हैं हम उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं करके। तो क्लोज़र लुक अगर हम देखें तो द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrations. तो यहाँ पे किंगडम में अब जो किंगडम तो बहुत बड़ा फैल गया है, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे एक रिलायबल यानी भरोसेमंद गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। तो रादर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड chieftains as governors, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased from military service called bandagan in the Persian. They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. Since they were totally dependent upon their master, the sultan could trust and rely upon them. तो जो इल्तुतमिश थे, जो दिल्ली सुल्तान थे, वो क्या करते हैं, जो अच्छे लोग थे उन लोगों को, जो नॉर्मल पीपल थे उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर ना बना के वो क्या करते, जो स्लेव्स थे, जो बंदी बनाए गए थे, जो क्रिमिनल्स थे, उनको वो वहाँ पे अपॉइंट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट है और वो अब कुछ ऐसा गलत नहीं करेंगे, क्योंकि अब उन्हें डर था करके वो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंट करते हैं। तो क्यों वो स्लेव्स को एडमिनिस्ट्रेशन में बनाते हैं, अपने बेटे को ना बना के, तो यहाँ पे उसका आंसर दिया गया है, A slave whom one has brought up and promoted must be looked after, for it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave. Wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son. तो यहाँ पे वो बताते हैं कि एक स्लेव जो कि पूरा राजा पे ही डिपेंडेंट है अपनी पूरी लाइफ टाइम और वो गुड लक के लिए भी विश करता है, तो वो एक एक्सपीरियंस्ड स्लेव हो गया है, अब एक्सपीरियंस बंदी हो गया है। तो कहा जाता है कि एक बेटे से अच्छा ये स्लेव है, अगर उसे कुछ अपॉर्चुनिटी दे दी जाए, कोई डिग्निटी दे दी जाए, तो वो उसे अच्छे से संभालेगा। अब यहाँ पे क्लाइंट का मतलब क्या होता है, हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, अ डिपेंडेंट और हैंगर ऑन। तो जो खलजीज और तुगलक्स थे कंटिन्यू टू यूज़ बंदगन एंड ऑल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स। तो यहाँ पे बोला गया ना कि वो क्लाइंट्स मतलब वो पीपल जो है दूसरे पे डिपेंडेंट थे। तो खलजी और तुगलक क्या करते हैं, ऐसे ही लोगों को डेवलप करते हैं ताकि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इन सारी लोगों को रख सके और हाई पॉलिटिकल पोजीशन जो है हासिल कर सके। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स, और वो स्लेव्स को जनरल और गवर्नर के रूप में अपॉइंट करते थे, और ये एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के रूप में भी इंट्रोड्यूस हुआ था।
Slaves and clients were loyal to their masters and patrons but not to their hires. तो जो slaves और clients थे वो अपने masters पे जो है बहुत ही लॉयल थे मास्टर के प्रति, लेकिन जो उनको हायर करता है उनके प्रति वो लॉयल नहीं थे। जो न्यू सुल्तान हैं उनके ओन सर्वेंट्स रहते थे। तो एज अ रिजल्ट द असेशन ऑफ अ न्यू मोनार्च ऑफन सॉ conflict between the old and the new nobility. The patronage of these humble people by the Delhi sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tariq criticized the Delhi sultans for appointing the low and base born to high offices. Officials of सुल्तान मोहम्मद तुगलक। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक जो है अजीज़ खुमार, अ वाइन डिस्टिलर, फ़िरोज़ हज़म, अ बार्बर और मनका तबाक, अ कुक एंड 2 गार्डनर्स, लैडा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो ये सारे लोग जो हैं जो कुकिंग का काम करते थे, गार्डनर का काम करते थे, उन्हें हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दिया जाता है ताकि वो ये सारी चीज़ें मैनेज करे। और जो उनका जियादुल बरौनी अमिड 14th century chronicler reported their appointments as a sign of the sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule। तो यहाँ पे जो जियादुद्दीन बरनी हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने रूलर को कि वो बोलते हैं कि ये इनकी इनकैपेसिटी है, ये अपने राज्य को चला नहीं पाए, इसीलिए ये ऐसे लोगों को अपॉइंट किए हैं करके वो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी बोलते हैं ना बुराई करते हैं। Like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as the governors of territories of varying sizes. These lands were called Iqta and their holders were called Iqtadar or Mukti. The duty of the Muktis was lead to military campaigns and maintain law and order to their Iqtas। तो यहाँ पे क्या होता है, खलजी और जो तुगलक है वो अपने मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट करते हैं और अलग अलग साइज़ में, मतलब किसी में कम सोल्जर्स, किसी में ज़्यादा, और ऐसे उनको अलग अलग टेरिटरीज, अलग अलग एरिया में बांटते हैं, उनको अपना लैंड देते हैं जिसे इक्ता कहा जाता था, और जो उसका होल्डर था उसे इक्तादार कहा जाता था या मुक्ति कहा जाता था। तो जो मुक्तिस थे वो लीडर्स थे इस मिलिट्री कैंपेन्स के और लॉ और ऑर्डर को जो है वो मेंटेन करते थे। तो इस तरह से जो उनका मिलिट्री सर्विस था उसके बदले उन्हें क्या मिलता था, वह अपना मिलिट्री सर्विस देते थे तो उन्हें रिवेन्यूज़ ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी, वो अपना जो रिवेन्यू है, उनको जो लैंड से रिवेन्यू होता था, मतलब जो वो पैसे वसूलते थे लोगों से, वो अपने लिए सैलरी के रूप में यूज़ कर लेते थे। Control over Muktis was most effective if their office was not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted. These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reign of Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq. Accounts were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the Muktis. Care was taken that the Mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers। तो वहाँ पे अगर एक लैंड पे एक छोटी सी मिलिट्री फोर्स दी जा रही है तो ये देखा जाता था कि जो वो रिवेन्यू कलेक्ट करे वो उतना ही अमाउंट हो, वो ज़्यादा लोगों से नहीं कलेक्ट कर सकते थे, है ना, और वो एज अ सैलरी उसे यूज़ करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये सारा पूरा चैप्टर एक बार रीड करें कि क्या क्या है, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक क्या करते हैं, वो लोग क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, कहाँ पे अटैक करते हैं, उन्हें क्या लोगों को वो क्या देते थे फीड करने के लिए, क्या पेड करते थे। तो ये सारी चीज़ें, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स कैसा था, ये सब आप इस चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, एक बार रीड करो तो ये तो सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो सल्तनत है वो 15th और 16th सेंचुरी में कैसी थी, और द 3 ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड क्रूसेड्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगी समझ में। ठीक है,
अब इसके बाद आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सिर्फ इसमें जितने भी मोहम्मद तुगलक थे या खलजी डायनेस्टी थी उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक के बाद एक सारे सिटीज़ पे रूल करते हैं और उसको अपने अंडर कंट्रोल में लेके आते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। द चैप्टर इज़ ओवर, वी विल डू द एक्सरसाइज। थैंक यू क्लास।